निदा फाजली साहब का एक शेर है, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी ज़मीं तो कभी आसमान नहीं मिलता। इस शेर का मतलब तो सब समझते हैं, लेकिन आज मैंने इसके शाब्दिक अर्थ के बारे में सोचा। हर किसी को ज़मीं और आसमान दोनों चाहिए। ज़मीं है हमारा घर, हमारी जड़ें, जिसमें एक सुकून, एक अंतरंगता, एक नॉस्टैल्जिया है। वहीं आसमान है हमारे सपने, हमारी चाहत, जिसमें है सम्मान, शोहरत। हर किसी को ज़मीन और आसमान दोनों चाहिए, लेकिन ज़मीन और आसमान तो केवल क्षितिज पर मिलते हैं, पर सचमुच मिलते हैं क्या? नमस्कार, आप सुन रहे हैं एक बूंद सागर। मैं हूँ श्वेता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रणय और आज हम बात करने वाले हैं सुरेंद्र मिश्रा के 1993 में छपे उपन्यास मुझे चांद चाहिए के बारे में। ये उपन्यास, जैसा कि मैंने बताया, इसे छपे लगभग 30 साल हो चुके हैं और छपने के कुछ ही टाइम बाद इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था हिंदी भाषा के लिए। ये उपन्यास श्वेता ने पढ़ा है, तो ज़्यादातर बात श्वेता करेगी और मैं कुछ सवाल पूछूंगा। तो श्वेता, पहले तो मैं किताब को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूं। टाइटल प्रणय ने बता ही दिया है। टाइटल है मुझे चांद चाहिए, और जैसा कि नाम से ही उजागर है, कहीं ना कहीं असंभव को पाने की इच्छा है। तो कहानी में जो मुख्य किरदार है वो है वर्षा का, जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है, और वो अपने जीवन का मकसद सिर्फ शादी करके सेटल हो जाने को ही नहीं मानती। ज़मीन पर रहकर वो चांद को पाने की आशा करती है, और उसका चांद है एक्टिंग की दुनिया में एक मुकाम हासिल करना। कहानी की शुरुआत में वर्षा की एक स्कूल टीचर दिव्या उसका परिचय थिएटर की दुनिया से कराती है, और वहाँ से शुरू होता है वर्षा का एक लंबा सफ़र, जिसमें कई उतार चढ़ाव हैं। कई बार रीडर खुद को वर्षा से या कहानी के और किरदारों से रिलेट कर पाएंगे, और कई जगह ये सवाल जहन में उठेंगे, कौन सही है और कौन गलत। और ये किताब किस तरह के लोगों को अच्छी लगेगी, अगर ये मुझसे पूछा जाए या ये पूछा जाए कि ये क्यों पढ़नी ज़रूरी है, तो एक बात जो मैं कहना चाहूँगी वो ये कि अगर सरसरी पढ़ी जाए ये किताब, तो ऐसा लगेगा कि शायद ये एक औरत की करियर को लेकर स्ट्रगल है, पर ये उससे बहुत ज़्यादा है। इसमें मेन कैरेक्टर वर्षा, जो मैंने अभी बताया कि वो एक मेन कैरेक्टर हैं इस किताब का, तो वर्षा का जो किरदार है उसका आत्मसंवाद जो है वो मुझे काफ़ी रोचक लगा। बाहरी दुनिया से उसकी जो स्ट्रगल है वो तो जाहिर है ही, पर साथ ही साथ एक अंदर द्वंद जो इसके करैक्टर में चलता है वो कहीं ना कहीं हर इंसान की कहानी है। समय के साथ साथ इंसान के बदलते विचार, बदलता व्यवहार, जिंदगी में पैसा कमाने के लिए अपने पैशन से बार बार समझौता करना, हम पर सोसाइटी का इन्फ्लुएंस और हमारा अपने आसपास के लोगों पर इन्फ्लुएंस, ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन पर विचार किया जा सकता है। तो श्वेता, जैसा कि हमने बात की, ये किताब को छपे हुए 30 साल लगभग हो चुके हैं और जो मुख्य किरदार है वर्षा, वो एक्टिंग को अपना करियर बनाती है, क्योंकि ये कहानी में उसकी फैमिली एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली है। तो उनका इस वर्षा की इस चॉइस पे क्या प्रतिक्रिया देते हैं वो? मतलब वर्षा का किरदार किस टाइप का है, उसकी फैमिली वाले किस तरह के लोग हैं, क्या उनके बीच की स्ट्रगल है, क्या उनके बीच की डायनामिक्स है, ये सब बताओ। बिल्कुल। तो जैसे कि मैंने कहा कि वर्षा एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहती है, और क्योंकि वो एक औरत है तो औरत की स्ट्रगल जो है वो कहीं ना कहीं उसकी पहल होती है घर से, कि पहले उसे अपनी फैमिली को किसी तरह से कन्विंस करना होता है कि जो वो करना चाह रही है उसे करने दिया जाए। स्ट्रगल के बारे में बात थोड़ी बाद में करते हैं, पहले बात करते हैं कि कहानी के किरदार किस तरह के हैं, क्योंकि फैमिली से जो स्ट्रगल है उसके लिए पहले ये जानना ज़रूरी है कि फैमिली में जो और लोग हैं वो किस तरह के हैं। तो वर्षा के परिवार में उसके पिताजी हैं, और जिनका नाम किशन शर्मा है, माँ हैं, और पिता का किरदार थोड़े डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन माँ का किरदार जो है वो ज़्यादातर ऐसा लगेगा जैसे बहुत से लोअर मिडिल क्लास में आपको एक माँ दिखती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा उन पे उनका कोई, जैसे कि डिसीज़न मेकिंग में उनका ज़्यादा रोल नहीं होता,
तो इसमें भी माँ का किरदार मुझे ऐसा लगा जैसे कि एक ऑडियंस की तरह तुम उन्हें देख सकते हो कि वो पिक्चर में आती हैं, लेकिन वो किसी तरह का कोई राय नहीं देती अपनी, बस दूर से खड़ी देखती रहती हैं। और सबसे यूनिक बात जो मुझे लगी और जिससे शायद बहुत लोग रिलेट भी कर पाएंगे, कहानी में हर किरदार का नाम दिया गया है, लेकिन वर्षा की माँ का नाम नहीं पता है। पूरी कहानी में बहुत बार वो आती हैं, लेकिन उन्हें या तो वर्षा के नाम से, वर्षा की माँ के नाम से संबोधित किया जाता है, या फिर महोबा बाई के नाम से संबोधित किया जाता है, क्योंकि वो महोबा की रहने वाली क्योंकि वो शायद महोबा की रहने वाली हैं। तो महोबा वाली इस तरह से कहा जाता है कि उनकी महोबा वाली हैं, या वर्षा की माँ हैं, या उनकी जो दूसरी बहन है उनकी माँ है। और इससे शायद हम भी रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि मुझे अब याद आता है कि हमारे आसपास कई औरतें हैं जिनका नाम मैं भी नहीं जानती, और मैं भी उन्हें ऐसे जानती हूँ कि ये रश्मि की मम्मी हैं या आदित्य की मम्मी हैं, लेकिन उनका नाम मुझे नहीं मालूम है। क्या इस तरह का एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ भी है? हाँ, और इससे रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताना चाहूँगा। आज़ादी के बाद अपने देश में जो पहला चुनाव हुआ था 1952 में, उस चुनाव में जब वोट गिने जा रहे थे तो एक समस्या ये आई कि बहुत सारी औरतों के, क्योंकि उस ज़माने में नाम ही नहीं होते थे, तो जब वोटर रोल्स में उनके नाम लिखने की बारी आई तो पिंटू की माँ या उसकी बीवी, इस तरीके से उन्होंने अपने नाम लिखवा दिए। लेकिन क्योंकि ये उनकी पहचान नहीं थी कानूनी तौर पे, तो उन्हें वोट नहीं डालने दिया गया, या फिर उनके वोट रिजेक्ट करने पड़े, क्योंकि मतलब इतनी बेसिक चीज़ कि हर किसी की अपनी पहचान होनी चाहिए, अपना नाम होना चाहिए, ये भी अपने देश में महिलाओं के पास नहीं था। और ये कहानी उस 1952 के चुनाव के 40 साल बाद की है, लेकिन फिर भी उस चीज़ के अवशेष, उस पहचान की कमी के अवशेष इस कहानी में भी वर्षा की माँ में दिखते हैं। बिल्कुल सही बात है। और जैसा कि मैंने बताया कि डिसीजन मेकिंग में ज़्यादातर औरतों को इंक्लूड नहीं किया जाता है, तो कहीं ना कहीं वो भी अपने आप को इस तरह, मतलब उस चीज़ को स्वीकार कर लेती हैं कि ये जो है ये मेरे जानने की या मेरी राय देने की जगह नहीं है। तो जैसे इस कहानी में भी वर्षा की माँ जो है, वर्षा की बहुत स्ट्रगल चलती है अपनी फैमिली के साथ कि वो अपने पिता से किसी चीज़ को लेकर विद्रोह कर रही है, और माँ वहाँ खड़ी खड़ी सब सुनती है, लेकिन वो उस चीज़ में कभी इंटरफेयर नहीं करती, क्योंकि उसे ये लग रहा है कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, कि ये मेरे बोलने की जगह नहीं है। और ये कई बार होता है कि 2-3 बार वर्षा अपने पिता से किसी बात को लेकर झगड़ रही है, किसी बात से लेकर विद्रोह कर रही है, और माँ वहाँ खड़ी रहकर बस इतना कहकर चली जाती है कि अच्छा ये मुद्दा जो है वो मेरे अधिकार क्षेत्र के अंदर नहीं आता। सिर्फ एक बार जब है वो आती हैं पिक्चर में, जो उन्हें लगता है कि उनके अधिकार क्षेत्र के अंदर है, जब वर्षा शादी करने से मना करती है। और तब भी वो क्या करती हैं कि उन्हें लगता है कि ऐसे कैसे मना कर रही है, ये मेरा अधिकार क्षेत्र है, अब मैं इंटरफेयर करूं और इसे राज़ी करूं इस चीज़ के लिए। तो सिर्फ एक वो जो है सीन है जब आपको लगेगा कि ठीक है, अब इस औरत ने इस चीज़ को माना है कि ये मेरा अधिकार क्षेत्र है, लेकिन बाकी जो घर के अन्य मुद्दे हैं उसमें वर्षा की माँ को ये लगता है कि ये मेरी टेरिटरी नहीं है, इस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए। तो और इसमें मुझे लगता है थोड़ा सा हमारे समाज में जागरूकता की और समझ की कमी है कि बहुत सारे लोग ये समझते ही नहीं हैं कि उनके परिवारों में भी औरतों की जो हिस्सेदारी है, उनकी माँ की, उनकी बड़ी बहन की जो हिस्सेदारी है, वो बहुत ही लिमिटेड जगहों पे है। जैसे मेरी कई बार अपने साथ के लड़कों से बात हुई है, और जब मैं ये बात उठाता हूँ कि हमारी सोसाइटी में महिलाओं की जो डिसीजन मेकिंग, जो ज़रूरी चीज़ों पे जो डिसीजन मेकिंग होती है, उसमें कोई हिस्सेदारी नहीं है, तो कई बार मुझे ये जवाब सुनने को मिलता है, लेकिन हमारे घर में तो सारे घर के चीज़ें मम्मी डिसाइड करती हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि रोज़ क्या सब्जी बनेगी ये मम्मी डिसाइड कर रही हैं, इसलिए शायद मम्मी के पास बहुत डिसीजन मेकिंग पावर है। और मेरा हमेशा सवाल ये होता है कि जब बच्चे का करियर डिसाइड करना है कि स्कूल के बाद बच्चा इंजीनियरिंग पढ़ेगा, कॉमर्स में जाएगा, या आर्ट्स पढ़ेगा, या फिर
जब बच्चों की शादी के डिसीजन लेने हैं, क्या उस टाइम पे भी उनकी मम्मी की राय ली जाती है या कितना वज़न रखती है उनकी राय? तो वही कि ये समझ ही नहीं है कि हमने एक तरीके से घर की महिलाओं को एक डब्बे में कैद कर दिया है कि तुम इसमें अपनी चला सकती हो, लेकिन सिर्फ इसमें ही चला सकती हो। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा तुमने। और साथ में एक और चीज़ जो मैं कहूँगी कि जो एक कहा जाता है कि औरत ही औरत की दुश्मन है, मतलब मैं इतना स्ट्रांग तो नहीं कहूँगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि औरत जो है वो दूसरी औरत का साथ भी नहीं देती है। कि अगर इस कहानी में देखा जाए तो वर्षा की माँ की आवाज़ एक तरह से हमेशा दबाई गई थी, क्योंकि उन्हें किसी चीज़ में बोलने का उन्हें लगता था कि अधिकार ही नहीं है। लेकिन जब वर्षा खुद आवाज़ उठाती है किसी मुद्दे के अगेंस्ट, तब भी उनकी माँ उनका साथ नहीं देती, और वो ऐसे सपोर्टिव भी नहीं दिखाई गई है। कि एक तो ये होता है कि तुम जब पिक्चर में हो तब सपोर्ट मत करो किसी को, लेकिन बिहाइंड द सीन्स आप जाकर अपनी बेटी का मनोबल बढ़ाएं कि तुम जो कह रही हो वो सही है या तुम जो कर रही हो वो सही है। तो करेक्टर में वो सिंपैथी भी कहीं नज़र नहीं आई। इसके जवाब में मैं तुमसे काफ़ी हद तक सहमत हूँ, लेकिन इसके जवाब में मैं एक बहुत एक्सट्रीम एग्जांपल दूंगा और उससे शायद बात समझ में आएगी। जैसे जेलें होती हैं, वहाँ कुछ कैदी होते हैं और कुछ उनके गार्ड्स होते हैं, और ज़्यादातर जेलों में कैदियों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार वो गार्ड्स कर रहे होते हैं। अब ऐसी स्थिति में बहुत आसान है कैदियों का उन गार्ड्स के प्रति घृणा रखना, लेकिन ये भी समझना ज़रूरी है कि ये दोनों ही लोग जो हैं, ये जो हमने जेलों का सिस्टम बनाया है उस सिस्टम के दास हैं। तो गार्ड्स से इतनी जागरूकता और इतनी समझ की उम्मीद करना कि वो इस सिस्टम को समझ के और उसे किसी तरीके से बदलने की कोशिश करेंगे, ये थोड़ा सा मतलब ये काफ़ी बड़ी उम्मीद है। तो कहने का मतलब ये है कि हमने जो सिस्टम बना दिया है सोसाइटी में, उसमें चाहे पुरुष हों चाहे महिलाएं हों, वो दोनों ही उस सिस्टम में एक तरीके से जकड़े हुए हैं। तो जो रोल उनको सोसाइटी ने थमा दिए हैं कि तुम्हें ये करना है, थोड़ा सा अपनी जागरूकता, अपनी समझ चाहिए होती है उस रोल को नकार के, और क्या सही है या क्या अच्छा है ये डिसाइड करके करने में। तो मतलब मुझे लगता है, बाकी तुम बता पाओगी, मुझे नहीं लगता कि इस कहानी में वर्षा की माँ बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी या बहुत ज़्यादा स्वतंत्र व्यक्तित्व की महिला हैं। तो इस वजह से एक रूढ़िवादी परिवार से आने वाली एक कम पढ़ी लिखी महिला से इतना सशक्त होने की उम्मीद करना शायद थोड़ा ज़्यादा है। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। मतलब मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि वो खुले मतलब बिल्कुल खुलेपन से उसका सहयोग दें, लेकिन मतलब ये भी नहीं दिखाया गया है कि कभी एक बंद कमरे में सिर्फ माँ बेटी बैठ कर इस बारे में बात कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। उल्टा क्या होता है कि कहानी में बीच में कि वर्षा की एक बड़ी बहन भी है और एक छोटी बहन भी है, जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अपनी बड़ी बहन के कंपैरिजन में वर्षा का रंग थोड़ा सांवला है, तो इन्हें ये लगता है कि इसकी शादी किसी अच्छे घर में नहीं हो पाएगी। और जब इसके लिए किसी ऐसे इंसान का रिश्ता आता है जिसकी ऑलरेडी एक शादी हो चुकी है, जो एक तरह से विधुर हैं और उनका एक बच्चा भी है, जब इस तरह का रिश्ता पिताजी वर्षा के लिए लेकर आ रहे हैं, उसमें भी माँ जो है सपोर्ट कर रही हैं पिता की कि सही है जो मिल रहा है, अब तेरी किस्मत में यही है। तो वो जो बिल्कुल मूवी वाले कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं माँ के, कि बिल्कुल ही असहाय माँ, जो पिता जो कह रहे हैं वही सही है, सॉर्ट ऑफ। तो मतलब बहुत ही रियल लाइफ के कैरेक्टर्स लगते हैं। मतलब आई थिंक माएँ इसी तरह की होती हैं जिन्हें ये लगता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है और पिता जो कर रहे हैं तुम्हारे लिए सही ही कर रहे हैं। तो वो जो चीज़ है वो इसमें देखने को मिलती है। पर मुझे लगा था कि कहीं ना कहीं बिहाइंड द सीन ये दिखाया जाए कि माँ सिंपैथेटिक है, लेकिन क्योंकि उनका कोई जोर नहीं है इन परिस्थितियों में, पर वो भी नहीं दिखाया गया है। तो मतलब जो शायद कहानी की डिमांड है, जैसे तुम कह रहे हो कि पढ़ी लिखी तो नहीं है, तो उनमें इतनी समझ नहीं है कि ये डिसाइड कर पाएँ क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दूसरे करेक्टर की ओर। तो जो दूसरा करेक्टर है, जैसा मैंने बताया कि वर्षा की दो बहनें हैं, एक बड़ी एक छोटी।
तो जो बड़ी बहन है उनका नाम है गायत्री। तो गायत्री जो है वो एक तरह से, जिसे तुम कह सकते हो, कंजर्वेटिव सोसाइटी की एक आइडियल बेटी हैं। तो गायत्री को जो है एक तरह से राम जी की गाय कहा गया है। राम जी की गाय मतलब एक खूंटे से बांधो, दूसरे खूंटे में लगा दो और वो कोई आवाज़ नहीं करेगी एक तरह से। पर इस करेक्टर में जिस तरह से करेक्टर लिखा गया है उसका ये है कि वो खुद से भी सिर्फ उसकी ज़िंदगी का मकसद है शादी करके सेटल हो जाना। तो उसकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं थी, तो पढ़ाई छोड़कर वो घर में माँ का हाथ बटाने लगी और फिर इंतज़ार करने लगी कि कब कोई रिश्ता आए और मैं अपनी ज़िंदगी में जो मेरा लक्ष्य है शादी कर लेना उसे पा जाऊँ। तो ये एक बात है। और दूसरी बात ये कि थोड़ा सा इस करेक्टर में वो चीज़ देखने को मिलती है कि जब एक बेटी की उम्र शादी वाली हो जाती है और उसके लिए अच्छे घर के रिश्ते नहीं आ रहे होते, तो जो संघर्ष है एक तो बेटी का कि उसे भी ये लगता है कि मैं अब अपने घर वालों पे बोझ की तरह हूँ, और जो माँ बाप का कि उन्हें भी अपनी बेटी के भविष्य की चिंता है, वो देखने को मिलता है, जो कि हर मिडिल क्लास फैमिली शायद इस चीज़ से रिलेट कर पाएगी कि जो वो समय होता है वो शायद काफ़ी ही मुश्किल भरा रहता है। तो अंत में जब उसकी शादी तय हो जाती है तो बहुत ही अच्छी लाइन लिखी गई है उसमें। तो उसमें लिखते हैं कि जब उसका रिश्ता तय हो गया तो वो बहुत खुश है गायत्री कि चलो फाइनली अब मेरी शादी हो जाएगी। तो उसे इस तरह से लिखा गया है कि गायत्री अपने अस्तित्व की सार्थकता के प्रति आश्वस्त हो गदगद हो उठी। मतलब वो इतनी खुश है अपनी शादी तय हो जाने से कि जैसे उसे लग रहा है कि बस यही ज़िंदगी में था जो जिस चीज़ की कमी थी, अब मुझे ज़िंदगी से और कुछ नहीं चाहिए। ये उसके अस्तित्व की सार्थकता है। हाँ मतलब हाँ, ये मतलब उसकी हाईएस्ट अचीवमेंट इन लाइफ सॉर्ट ऑफ। और यहाँ जो पीछे हमने बात की कि शायद माँ इसलिए वर्षा से सिंपैथी नहीं दिखा पा रही हैं क्योंकि वो इस चीज़ की समझ नहीं रखती हैं कि क्या सही क्या गलत, या इंसान के पास अपनी चॉइसेस जो है उसे की आज़ादी है। तो सेम चीज़ जो है, क्योंकि ये गायत्री जो है बड़ी बहन, जैसे कि मैंने बताया कि पढ़ाई में कुछ खास रुचि नहीं थी तो स्कूल जल्दी ही छोड़ दिया। तो ये करेक्टर जो है बिल्कुल माँ जैसा है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी का मेन लक्ष्य था शादी कर लेना। तो वो वर्षा से भी बस यही कहती रहती है कि तू ये फालतू की चीज़ों में क्यों पड़ी है, तुझे सिर्फ ज़िंदगी में शादी ही तो करनी है, तो क्यों ना शादी करके अपना घर बसा ले। तो वो जो झलक मिलती है वो एकदम से ऐसा लगता है कि शादी करने के बाद वो बिल्कुल माँ बन चुकी है। जैसे माँ का करेक्टर है बिल्कुल वैसा ही करेक्टर अब एक तरह से गायत्री का हो गया है। अच्छा, घर वाले वर्षा से चाहते हैं कि तू गायत्री की तरह क्यों नहीं हो सकती, और गायत्री वर्षा से चाहती है कि तू मेरी तरह क्यों नहीं हो सकती। हाँ, क्योंकि गायत्री एक तरह से आइडियल लड़की है कि वो अपने माँ बाप की बात सुनती है, उसने शादी कर ली जहाँ उसकी करने के लिए कहा गया, और उसने फिर शायद शादी के कुछ ही टाइम बाद उसका बच्चा हो गया और वो अपने ससुराल में उनकी मर्ज़ी से रहती है जिस तरह से ससुराल वाले चाहते हैं। तो वो बिल्कुल सोसाइटी जिस तरह से एक लड़की का रहन सहन चाहती है वो बिल्कुल उस सांचे में ढली हुई है। तो इसीलिए वो एक आइडियल बेटी है, वो एक आइडियल बहू है। लेकिन वर्षा क्योंकि जो है वो उस तरह का जीवन नहीं चाहती है, वो अपने जीवन से कुछ ज़्यादा चाहती है। तो सबको लगता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, कि ये एक विद्रोही तरह की लड़की है। इसमें एक बात पॉइंट आउट करने वाली ये है कि कई बार अपने आसपास जो थोड़ा सा रूढ़िवादी सोच रखते हैं वो लोग अपने परिवार की या अपने आस पड़ोस की ऐसी लड़कियों का या ऐसी महिलाओं का उदाहरण देते हैं जो उनके हिसाब से आदर्श हैं। जैसे इस कहानी में गायत्री का जो कैरेक्टर है, और उनकी सोच ये होती है कि हर कोई, या जब भी वो किसी विद्रोही लड़की को देखते हैं या विद्रोही, उनके हिसाब से जो विद्रोही महिला है उसे देखते हैं, तो वो ये चाहते हैं कि ये जो महिला है ये हमारे सांचे में ढली हुई क्यों नहीं हो सकती है। लेकिन और ये बात सही है कि बहुत सारी महिलाएं बिल्कुल उसी सांचे में आदर्श महिला की तरह ढली होती हैं, लेकिन ये आज़ादी के वो खुद चुन सकें कि उन्हें बिल्कुल एक शादी करके सेटल हो जाना है और अपने परिवार के लिए अपनी ज़िंदगी समर्पित कर देनी है, या फिर वो एक स्वतंत्र ज़िंदगी जीना चाहती हैं। ये चॉइस होनी चाहिए, और शायद ये इस चीज़ का एक्नॉलेजमेंट आने में अभी और वक्त लगेगा थोड़ा अपने समाज में।
बिल्कुल सही बात है। और करेक्टर में भी जो गायत्री ने अपना जीवन चुना, क्योंकि वो खुद ही ज़िंदगी में सिर्फ शादी ही करना चाहती थी, तो वो उसकी अपनी चॉइस थी। चॉइस कोई गलत नहीं हो सकती। मतलब अगर गायत्री अपनी ज़िंदगी में सिर्फ शादी ही करना चाहती है, वही उसका एक तरह से लक्ष्य है जीवन का, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन अगर उसके बिल्कुल अपोजिट जो वर्षा है, वो ज़िंदगी में कुछ और करना चाहती है, तो उसे भी वो चुनने की आज़ादी होनी चाहिए। सिर्फ क्योंकि गायत्री का जो लक्ष्य है वो घर वालों से अलाइंड है, इसलिए वो आदर्श कहलाई गई। लेकिन वर्षा जो है वो उनसे अलग है, उनसे विपरीत लक्ष्य है उसकी ज़िंदगी में, तो उसे उस नज़र से नहीं देखा जा रहा है। क्योंकि वर्षा की बात हो ही रही है, तो वर्षा के करैक्टर के बारे में थोड़ी सी बात कर ली जाए। थोड़ा सा अंदाज़ा लग गया होगा कि वो विद्रोही तरह की लड़की है। उसकी हर चीज़ में अपनी राय है, वो हर चीज़ को लेकर सोचती है, उसके बारे में समझ रखती है, इसीलिए थोड़ा इन्फॉर्म्ड जो है डिसीज़न ले सकती है। तुमने ये भी बताया था कि वो कहानी में अपना नाम बदल लेती है। तो पहली जो लड़ाई होती है पिता और बेटी के बीच में, वो इसी बात को लेकर होती है कि वर्षा एक दिन विद्यालय जाती है और स्कूल से अपना नाम बदल लेती है। तो वर्षा का पहला नाम होता है यशोदा, वो अपना नाम बदल कर वर्षा रख लेती है। तो पिता पूछते हैं कि क्यों रखा तुमने, अच्छा खासा नाम तो था तुम्हारा। तो वो कहती है मुझे पसंद नहीं आया, मैंने बदल लिया। तो क्योंकि ऐसा उनकी फैमिली की हिस्ट्री में तो कभी नहीं हुआ था कि किसी ने अपना नाम बदल लिया हो, तो पिता को काफ़ी अचरज हुआ कि ये क्या काम किया कि मतलब नाम ही बदल लिया। और वो कहते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इस नाम में, यशोदा अच्छा तो नाम था। तो वर्षा कहती है कि इस नाम में सौंदर्य नहीं है। और साथ में कहती है कि यशोदा ने अपने जीवन में किया ही क्या है कृष्ण को पालने के सिवा। इससे भी आपको कहीं ना कहीं वर्षा की जो सोच है उसके बारे में पता चलता है कि ऐसा नहीं है कि वो इस काम को बुरा मानती है, कि शादी कर कर बच्चा पालना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और जो इसे खुशी खुशी करना चाहते हैं वो करें, लेकिन उसकी ज़िंदगी का लक्ष्य वो नहीं है, वो कुछ और करना चाहती है। तो हाँ, मतलब ये काफ़ी अच्छा जो विवाद था पिता बेटी के बीच में। हाँ, तो जैसे मैंने कहा कि वर्षा विद्रोही तरह की है और वो स्वावलंबी है, वो बड़े सपने देखती है और वो ज़िंदगी को जीना चाहती है। वो चाहती है कि वो ज़िंदगी में कुछ अलग करे। और जैसा कि मैंने कहा कि उसकी बड़ी बहन जो है उसे राम जी की गाय कहा जाता है, उसके बिल्कुल विपरीत, क्योंकि वर्षा इस तरह की विद्रोही है तो उसे एक विष वृक्ष कहा जाता है। कि पिता को ये लगता है कि ये जो वृक्ष हमने उगाया है ये एक तरह से अब हमें विष उगल रहा है हमारे प्रति। तो ये कंट्रास्टिंग जो करेक्टर्स हैं दोनों बहनों के, वो देखने को मिलते हैं। पिता के करेक्टर की बात करने के लिए थोड़ा सा मुझे कहानी के बारे में बताना पड़ेगा कि कहानी किस तरह से आगे बढ़ती है। तो शुरू होती है वर्षा की स्ट्रगल से, जो उसकी फैमिली से शुरू होती है बेसिकली, कि कैसे वो उन्हें कन्विंस करे कि उसे जाने दिया जाए आगे एक्टिंग परसू करने के लिए। तो घर वालों से लड़ झगड़ कर वो किसी न किसी तरह से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन ले लेती है, जहाँ पे बेसिकली थिएटर में एक्टिंग करना सिखाया जाता है। तो वहाँ जाकर एक अलग स्ट्रगल शुरू होती है, क्योंकि तुम एक छोटे से शहर से, छोटे से कस्बे से एक बड़े शहर में जाकर ट्रेनिंग लेने के लिए जा रहे हो, तो वहाँ का माहौल अलग है। तो दूसरी स्ट्रगल वहाँ शुरू होती है एनएसडी में। फिर एनएसडी से थोड़ा सा प्रमोट होकर उसे मूवीज़ मिलना शुरू हो जाती हैं, तो वो थिएटर की दुनिया को छोड़कर एक तरह से सिनेमा की दुनिया में चली जाती है, जहाँ एक अलग तरह की स्ट्रगल है। क्योंकि कहने के लिए थिएटर में भी एक्टिंग होती है और मूवीज़ में भी एक्टिंग होती है, लेकिन दोनों बहुत अलग तरह की एक्टिंग्स हैं और दोनों का माहौल बहुत अलग है। तो वो एक तीसरी स्ट्रगल है जो फिर वर्षा की ज़िंदगी में आती है, और इन सब स्ट्रगल से निकलकर फिर एंड में जो सफ़र है वो बहुत अच्छा सफ़र है, जिसमें कि वो फेमस होती है। और हाँ, तो पिता का करेक्टर अब इन 4 फेजेस में अगर देखा जाए तो पहले जब घर में स्ट्रगल होती है, तो जैसे कि आम पिता होते हैं, कॉमन मैन टाइप, उन्हें छोटी छोटी चीज़ों से प्रॉब्लम्स तो है ही। जैसे पहले एक्टिंग तो वो बाद में शुरू करती है, उससे पहले क्योंकि घर में पैसे की तंगी रहती है, तो वर्षा सोचती है कि क्यों ना थोड़ी सी ट्यूशन पढ़ा के घर पे पिता की मदद कर दी जाए। पिता क्या काम करते हैं?
पिता खुद एक टीचर हैं अच्छा। और स्कूल में टीचर हैं और साथ में कुछ ट्यूशन्स भी लेते हैं ताकि थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा आ सके। लेकिन इस सब के बावजूद भी घर का गुजारा नहीं चलता, तो वर्षा को लगता है कि थोड़ा सा ट्यूशन पढ़ाकर 4 पैसा मैं भी घर पर ले आऊँ। तो पिता को अब इस चीज़ से भी दिक्कत है। उन्हें ये लगता है कि अब मेरे घर की बेटी कमाएगी, अब हम घर की बेटी का पैसा खाएंगे, इस तरह की बातें। और उसका रीज़न ये है कि उन्हें ये लगता है कि समाज उन्हें क्या कहेगा। कहीं ना कहीं पिता सिंपैथी भी दिखाते हैं अपने बच्चों को लेकर, कि कभी उन्हें ये भी लगता है कि बताओ, एक पिता के होने के नाते मैं इन्हें ये ज़रूरत भर वाली चीज़ें भी नहीं दे पा रहा हूँ। कि एक तरफ लोगों के बच्चे हैं जो स्कूल के बाद मुझसे ट्यूशन पढ़ते हैं और उन्हें एक तरह से एक्स्ट्रा बूस्ट मिलता है अपनी पढ़ाई में, और एक मेरे बच्चे हैं जिन्हें मैं ज़रूरत की चीज़ें भी नहीं दे पा रहा हूँ। तो उस चीज़ से भी उन्हें अपने बच्चों के प्रति वो प्रेम भी है, लेकिन साथ के साथ वो जो समाज की मजबूरी कह लो, या जो भी आसपास के समाज के लोग हैं वो उनके बारे में क्या कहेंगे कि अगर उनकी बेटी बाहर जाकर पढ़ाएगी, तो उस चिंता में जो है वो उसे कुछ करने भी नहीं देना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे जो बात थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे कि सब लोग जो सोसाइटी में अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, वो एक तरीके से सोसाइटी की जेल के कैदी हैं। तो जो पिता का जो कैरेक्टर है उसमें जो तुम बता रही हो, उससे वही दिख रहा है कि वो सोसाइटी ने जो उन पे ईगो रखने की जिम्मेदारी थोप दी है, कि तो उसकी वजह से उनके अंदर ये ईगो भी है कि मेरी बेटी, मैं जब काम कर रहा हूँ तो मेरी बेटी क्यों काम करे। लेकिन वो क्योंकि बेटी है उनकी, इस वजह से उससे सहानुभूति, उससे प्रेम भी रखते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जो भी मुझे लगता है कि सोसाइटी का जो हम पर या हमारे आसपास के लोगों पर इन्फ्लुएंस है, वो बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस है लाइफ में, कि हमारे डिसीजंस जो है उन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, और वो किसी भी तरह के डिसीजंस हो चाहे। तो ये तो बात थी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने की। अब ये सोचो कि जब पढ़ाने के लिए ही मना कर दिया जाए तो एक्टिंग के लिए कैसे मान जाते हैं। एक्टिंग तो वैसे भी ज़्यादातर घरों में अभी भी बुरी ही मानी जाती है। अगर हम आसपास के लोगों को, अपने आसपास के लोगों को भी देखें तो मोस्टली तुम्हें लोग कहते सुनते मिल जाएंगे ना कि नाच गाना भी कोई करियर है। तो ये 1990s की बात चल रही है, उस टाइम की किताब है। तो उस टाइम तो और भी ज़्यादा ये रहा होगा लोगों के बीच में कि ये कोई काम थोड़ी ना है कि एक्टिंग करना और इस तरह से प्लेज करना। तो इससे मुझे एक बात याद आई कि मेरी मम्मी ने मुझे बताया था कि जब वो बड़ी हो रही थी 60 के दशक में, उस ज़माने में शायद पहली पीढ़ी थी औरतों की जो घर से निकल के कुछ नौकरी करना शुरू कर रही थी। और उस ज़माने में शायद सिर्फ 2 नौकरियां होती थी जो कि महिलाएं करती थीं। एक अस्पतालों में नर्स बनना और दूसरा स्कूलों में टीचर बनना। और उसमें से भी ज़्यादातर महिलाएं गर्ल्स स्कूल की टीचर्स हुआ करती थीं या गर्ल्स डिग्री कॉलेज की टीचर हुआ करती थीं। और मुझे याद है मम्मी ने एक बार बताया था कि उस ज़माने में बहुत आराम से ड्राइंग रूम में बैठ के आदमियों में ये चर्चा होती थी कि नौकरी करने वाली औरतों का कोई कैरेक्टर थोड़ा ना होता है। जबकि ये औरतें वो थीं जो कि नर्स और टीचर की नौकरी कर रही थीं, जो कि माना जा सकता है कि ये तो सबसे रिस्पेक्टेबल नौकरियां हैं। तो फिर जो ग्लैमर की दुनिया है, जो सिनेमा की दुनिया है, जहाँ समाज में वैसे भी बहुत अच्छी नज़र से नहीं देखते, तो अपनी बेटी को उस दुनिया में जाते देखना तो काफ़ी शर्म वाली बात रही होगी वर्षा के पिताजी के लिए। बिल्कुल, और यही हुआ। और तो अंत में जो है बहुत रोका गया वर्षा को इस रास्ते पर चलने के लिए, लेकिन क्योंकि वर्षा ज़िद्दी थी तो लड़ झगड़ कर वो घर से निकल गई। तो बात इतनी आगे बढ़ गई थी कि घर वालों ने ये कह दिया था कि तू हमारे लिए मर चुकी है। मतलब वो इतने विरुद्ध थे उसके इस डिसीज़न के। खैर, वर्षा आगे पहुंची, एनएसडी गई, थिएटर में उसने थोड़ा सा नाम कमाया, तो उसके कुछ अखबारों में फ़ोटो छपने लगे उसके काम को लेकर। तो फिर से जो है परिवार का और पिता का रुख उसके प्रति थोड़ा सा चेंज होने लगा। बाद में जब वर्षा मुंबई पहुंच गई और बड़ी मूवी स्टार बन गई,
तब एकदम से पिता, क्योंकि अब लोकल अखबारों में भी फ़ोटो छपने लगे और उनके बारे में आर्टिकल्स आने लगे, तो अब पिता को एक तरह से प्राउड फील होने लगा अपनी बेटी पे। तो ये तुम देख सकते हो कि किस तरह से जो बिल्कुल अगेंस्ट थे तुम्हारे एक टाइम पे, अब धीरे धीरे तुम्हारे करीब आने लगे हैं। और क्योंकि वर्षा अभिनेत्री बन गई थी तो पैसा भी अच्छा कमा रही थी, तो उस पैसे से वो अपने छोटे भाई बहन की मदद करने लगी कि उन्हें पढ़ाने में जो खर्चा था वो उठाने लगी। तो अब जो है फैमिली बिल्कुल उसके सपोर्ट में आ गई। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे, जैसे कि फिल्म जगत में होता ही है कि को स्टार्स के साथ अफवाहें आने लगी कि ये ऐसा करती है, ये वैसा करती है, तो उस तरह के आर्टिकल्स आने लगे जो डिफेम करते हैं किसी के कैरेक्टर को। तो अचानक से फिर पिताजी का रुख बदल गया कि बताओ, ये हमारा नाम डुबा देगी, सोसाइटी में हमारी क्या इज्जत रह गई। तो ये जो कैरेक्टर है और ये जो रिलेशनशिप्स की फ्लक्चुएशंस हैं, ये बहुत ही रियल लाइफ फ्लक्चुएशंस लगती हैं। ऐसा लगता है कि ये तो किसी की लाइफ में भी, मतलब अगर तुम आम जिंदगी में भी देखो तो रिश्ते ऐसे ही बनते बिगड़ते रहते हैं। तो ये काफ़ी खूबसूरती से लिखे गए कैरेक्टर्स हैं। और एक बात जो पिताजी की बहुत ही छोटी सी मतलब कैरेक्टर के बारे में लिखा गया था जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, कि जब वर्षा अभिनेत्री हो गई और उन्होंने अपना घर ले लिया मुंबई में, सब कुछ हो गया, तो मुंबई में घर ले लिया, पिताजी को अपने पास रहने के लिए बुलाया कुछ दिन कि हमारे पास आकर रुकिए। तो पिता ट्रेन का सफ़र करके मुंबई पहुँचे। वर्षा ने कहा था कि मुंबई पहुंचकर रेलवे स्टेशन से गाड़ी बुक कीजिएगा और घर आ जाना, जो भी पता दिया उस पर। तो पिता ने गाड़ी ना बुक करके, क्योंकि गाड़ी वाले से पूछा कि कितना किराया लगेगा फलां जगह जाने के लिए, उसने कहा कि इतने रुपए लगेंगे। तो पिता ने कैलकुलेशन किया कि अरे ये तो इतना सारा पैसा मांग रहा है, इतने में तो मैं जहाँ से आया हूँ उससे कम तो ट्रेन में यहाँ इतने मील दूर आने के लिए उससे कम पैसा लगा, और ये यहाँ से वहाँ तक के लिए इतना मांग रहा है। तो पिता लोकल ट्रेन के धक्के खाते खाते घर पहुँचे। तो ये करेक्टर बिल्कुल पिता का करेक्टर, मतलब बहुत ही रियल लाइफ करेक्टर लगता है। जैसे हमारे पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं ऐसे ही हैं कि तुम्हें कितना भी कह लो कि ये हमारे लिए बड़ी बात नहीं है, हम रोज़ प्राइवेट टैक्सी बुक करते हैं, हम कैब बुक कर कर ही अपने वर्क प्लेस पे जाते हैं, लेकिन फिर भी वो 50 रुपये कैब वाले को देने से बेहतर वो 2 रुपये का बस का किराया देकर आ जाएंगे, ये सोचकर कि बच्चे का नुकसान होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो करेक्टर के बारे में लिखी गई हैं मुझे काफ़ी अच्छी लगी। हाँ, इससे मुझे याद आया तो मैं अपने सुनने वाले दोस्तों को बताना चाहूँगा कि अभी मैं और श्वेता दोनों यूएस में कैलिफोर्निया में हैं, और इसी साल अभी हम नवंबर में ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, और इस साल गर्मियों में जून जुलाई के महीनों में मेरे माता पिता हमें मिलने आए थे कुछ हफ्तों के लिए, और हम उन्हें घुमाने, पास में एक जगह है लेक टाहो, एक बहुत बड़ी झील है, वहाँ घुमाने ले गए थे। तो वहाँ पहुँच के सबसे मशहूर चीज़ों में से एक जो वहाँ पे लोग करते हैं वो एक ट्रॉली है जो कि केबल के ज़रिए आपको पहाड़ की ऊंचाई पे ले जाती है, और फिर आप पूरी काफ़ी ऊंचाई से पूरी झील देख सकते हैं। तो मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि ये करने का मन है, और मम्मी को पता नहीं था कि उसमें कितना पैसा लगेगा, लेकिन मम्मी ने अंदाज़ा लगाया कि बहुत पैसा लगेगा, तो मम्मी ने तुरंत मना कर दिया कि क्या करेंगे, छोड़ो। उसके बाद भी ज़बरदस्ती हम लोग उन्हें उसमें ले गए, और उसमें बैठ के जब वो ऊंचाई पे जाने लगी वो केबल कार, तो मम्मी डैडी दोनों ही बिल्कुल ऐसे छोटे बच्चों की तरह मंत्र मुग्ध हो गए कि इतना सुंदर नज़ारा तो हमने कभी ज़िंदगी में देखा ही नहीं। तो ये फिर उसी चीज़ का उदाहरण है कि हमारे माँ बाप ने, क्योंकि हमारी परवरिश में इतना अपने आप को समर्पित कर दिया कि उन्होंने शायद हमारी जनरेशन में जो बात करते हैं लोग कि एक्सपीरियंसेस पे पैसा खर्च करना चाहिए, हमारे माँ बाप ने एक्सपीरियंसेस पे कभी पैसा खर्च किया ही नहीं है। उन्होंने या तो चीज़ों पे पैसा खर्च किया है या फिर जैसे हमारी पढ़ाई पे पैसा खर्च किया है। तो जो तुमने वर्षा के पिताजी की टैक्सी न लेने वाली बात बताई, तो मुझे तुरंत अपने माता पिता का वो अभी कुछ महीने पुराना वाकया याद आ गया। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि जो भी लोग हमें सुन रहे होंगे उन्हें भी कहीं ना कोई इस तरह का वाकया अपनी ज़िंदगी से ज़रूर याद आएगा, जब उनके साथ ऐसा हुआ होगा और उन्हें लग रहा होगा कि इतनी बड़ी बात नहीं है, मतलब
100-200 रुपए की ही तो बात है, लेकिन वो 100-200 रुपए हमारे पेरेंट्स के लिए कितने मायने रखते हैं वो शायद वो नहीं समझ पाएंगे। और एक चीज़ और जो मैं बताना चाहूँगा कि जैसे बचपन में हम सिर्फ ट्रेन से सफ़र करते थे ज़्यादातर लोग, तो स्टेशन पे जब भी गाड़ी कहीं बीच में रास्ते में किसी स्टेशन पे रुकती थी तो चाय समोसे वाले लोग आते थे, और वो क्योंकि काफ़ी सस्ता होता था वो सामान, उसकी आदत है घर वालों को। लेकिन अब जैसे कभी कभार घर वाले फ़्लाइट में भी सफ़र कर लेते हैं, लेकिन एयरपोर्ट पे जाके वो कभी कुछ नहीं खरीदते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अरे 100 रुपए की चाय थोड़ा ना पी लेंगे, या 150 रुपए का सैंडविच थोड़ा ना खा लेंगे, जबकि वो बहुत आराम से उस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन जो मेंटल जो बैरियर है उनके दिमाग में, वो बना हुआ है। अभी तक हमने बात की वर्षा के घर पे उसकी क्या स्ट्रगल होती है उसके परिवार वालों के साथ। आगे हम जानेंगे वर्षा के एनएसडी में और थिएटर पे कैसा उसका समय बीतता है, और वो कैसे आगे चल के सिनेमा में एक बड़ी एक्ट्रेस बनती है। लेकिन ये हम बात करेंगे एक बूंद सागर के अगले एपिसोड में। आप सुन रहे थे एक बूंद सागर। नमस्कार। नमस्कार।